नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारा सेकंड ग्रेड में अभी लर्निंग वाली जो यूनिट है ये चल रही है। और इसमें थ्योरी के अंदर हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें पावलोव के बारे में कंप्लीट किया था। आज हम थायरनडाइक के बारे में पढ़ेंगे। और आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से पूछा जाता है थायरनडाइक का। कोई ना कोई इसका एक नियम थायरनडाइक का किसी उदाहरण के माध्यम से वो एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से थायरनडाइक को कंप्लीट करेंगे। इनका जो थ्योरी है, सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इससे पहले थोड़ा मैं शॉर्ट में समराइज में आपको पूरा चैप्टर में बता दूं कि हमें आज क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, तो आपके दिमाग में एक रूपरेखा बन जाएगी। देखिएगा, थायरनडाइक के चैप्टर में आज हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इनके सिद्धांत के जितने भी अलग अलग नाम हैं, मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। जैसे कई अलग अलग नाम है, प्रयास त्रुटि का, उद्दीपक अनुक्रिया, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद, संबंधवाद, एसआर थ्योरी, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो एक तो जो इनके अलग अलग नाम है। दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने मुख्य रूप से किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर। तो बिल्ली पर जो किया जाने वाला प्रयोग है वो प्रयोग क्या था, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम देखेंगे कि क्या क्या अनुक्रिया होती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थायरनडाइक के टॉपिक में आता है वो है इनके जो सीखने के नियम है, सीखने के नियम। हालांकि सीखने के सिद्धांत के जो प्रमुख एलिमेंट हैं, तत्व जो हैं, वो भी हम देखते हैं। जैसे ड्राइव या मोटिव आप जिसको कहते हो, चालक होता है, लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होती है। तो ये इस तरह के जो चार पांच जो मुख्य सोपान भी कह सकते हो आप उनको, या एलिमेंट या तत्व भी कह सकते हो। मेन चीज है इसमें नियम, और नियम को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। एक हम देखेंगे मुख्य नियम और दूसरा हम देखेंगे गौण नियम। मुख्य नियम जो है वो तीन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये तीन तो है मुख्य नियम। और गौण नियमों की बात करें, गौण का मतलब होता है जितना मुख्य है उतना नहीं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। तो गौण नियम जो है वो इन्होंने पांच बताए हैं। कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, और साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। पांच गौण नियम हो गए, तीन मुख्य नियम हो गए। ये सब चीजें देखेंगे और इनसे जुड़े हुए उदाहरण। जैसे मान लीजिए वो एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो थायरनडाइक के अनुसार ये कौन सा नियम है या कौन सा सिद्धांत है। इस तरह से वो एग्जाम्पल देकर के उदाहरणों के माध्यम से आपसे इन सिद्धांतों के नाम में पूछ लेता है। तो एक ये चीज होगी। और शिक्षा के अंदर जो है वो इनके उपयोग क्या है, इनके सिद्धांत का, तो ये लास्ट में पॉइंट है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, शिक्षा में इसका उपयोग क्या है। तो ये चीजें हम देखेंगे थायरनडाइक की थ्योरी में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका सेकंड ग्रेड का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। ये कहां के थे मनोवैज्ञानिक? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और पूरा नाम क्या है इनका? एडवर्ड ली थायरनडाइक। ये आप ध्यान में रखिएगा, एडवर्ड ली थायरनडाइक। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो थायरनडाइक हैं, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। और ये मैंने आपको जब शुरू में बेसिक चीजें समझाई थी उस समय भी इनके सिद्धांत के बारे में आपको चीज बताई थी कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो वो कौन है? थायरनडाइक। तो ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कहां पर, मतलब किसके अंदर अपना सिद्धांत का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया। तो 1898 में जो इनका पीएचडी शोध पत्र था, यानी जो पीएचडी कर रहे थे,
जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, ये पीएचडी शोध जो है, शोध को इंग्लिश में कहते हैं थीसिस, तो उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने पीएचडी की इस पे की, जो जो भी इनके एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग वगैरह, तो इसके अंदर उन्होंने इस चीज का प्रतिपादन किया था। किसमें? पीएचडी शोध था। कई बार ये इस रूप में भी आ जाता है कि कौन सी बुक थी, कई बार बुक लिखा जाता है, तो भी आपको ध्यान में रखना है एनिमल इंटेलिजेंस। अगर आप में से किसी ने अगर पीएचडी की भी हो, तो पीएचडी के लास्ट में जो सबमिट होती है उसे कहते हैं थीसिस। जो भी आपने वर्क किया है, जिस बुकलेट के अंदर आप सब कुछ अपना लिखते हैं सारा, तो उसको कहते हैं थीसिस। तो उसी प्रकार से ये थीसिस थी एनिमल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर जो है इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। अब देखिएगा इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ध्यान में रखिएगा एसआर थ्योरी, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। उसके बाद है संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बंध का सिद्धांत। तो ये सब इनके एक ही सिद्धांत के कई नाम है। फेमस नाम जो है, लोकप्रिय है, वो है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसके बाद में देखिए अब ये संबंधवाद क्या है। संबंधवाद, ये प्रयत्न, भूल, उद्दीपक अनुक्रिया, ये जब पूरा आप सिद्धांत समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नाम सारे समझ में आ जाएंगे। आप सबसे लोकप्रिय नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा, एसआर थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। अब देखिए बिल्ली के अलावा और भी छोटे मोटे कई जानवर थे, लेकिन जो इनका बिल्ली पर किया गया प्रयोग है वो सबसे लोकप्रिय था, सबसे फेमस प्रयोग था। अब बिल्ली का प्रयोग है क्या, मैं आपको शॉर्ट में एक साथ में समझा देता हूं। अब देखिए थारनडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया, ये आपके सामने एक बिल्ली बनी हुई है और ये जिस बॉक्स में बंद है उसे उलझन पेटिका, हिंदी में आप इसको उलझन पेटिका कह सकते हो, और इंग्लिश में जो है इसे कहा गया पजल बॉक्स। पजल बॉक्स क्या था इसमें कि उलझन पेटिका के अंदर एक बिल्ली को बंद किया गया, भूखी बिल्ली है। हर चीज को जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पजल बॉक्स में यानी उलझन पेटिका के अंदर इस बिल्ली को बंद किया गया और यहां ये गेट है इसके बाहर निकलने का, जो कि बंद किया गया है, यानी ये एक ही गेट है इसमें से निकलने का। यहां ये देखिए इस प्रकार से, यहां पर ये एक लीवर, यानी अगर इसको दबाया जाएगा तो फिर ये गेट खुल सकता है। तो इसको क्या कहा गया? लीवर। यानी ये जो उलझन पेटिका का दरवाजा है वो कैसे खुलेगा? अगर लीवर को ठीक प्रकार से दबाया जाए तो ये पेटिका का जो दरवाजा है उलझन पेटिका का, वो खुल जाएगा। अब फिर आगे क्या प्रयोग किया गया? इस बिल्ली के बाहर भोजन रखा गया, जो भी भोजन है। अब चूंकि बिल्ली भूखी थी, बाहर भोजन रखा गया है और बिल्ली इस उलझन पेटिका के अंदर है। बिल्ली को वो भोजन दिख रहा है, बिल्ली भूखी है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बिल्ली भूखी नहीं हो तो वो क्यों बार बार उसके हाथ पांव मारेगी, उस पंजे, ये जो लीवर है इस पे? तो क्या है, बिल्ली भूखी थी, उसने बार बार अपने पंजे जो हैं इधर उधर हिलाती गई। इसे नहीं पता बिल्ली को कि वो लीवर को अगर सही तरीके से दबाया जाएगा तो ये गेट ऊपर हो जाएगा और बिल्ली बाहर आ सकती है। लेकिन चूंकि बिल्ली को अभी इसकी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ हाथ पांव मार रही है और इसी हाथ पांव मारने के दौरान उसका जो पंजा है वो लीवर पे ठीक तरीके से लगा और लगते ही ये गेट खुल गया। बिल्ली ने बाहर आई और बिल्ली मौसी ने बाहर आकर के ये भोजन कर लिया। लेकिन अब इस बिल्ली को कोई जाने नहीं देगा। कौन? थारनडाइक। उसने कहा बिल्ली मौसी, अभी मुझे कई प्रयोग करने हैं और तुम ऐसे भाग करके नहीं जा सकती। उन्होंने बिल्ली को फिर बंद कर दिया अंदर। थोड़े टाइम बाद में बिल्ली को फिर भूख लगी, फिर बिल्ली ने इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू किए। इस बार फिर उसका लीवर पे जो है वो पंजा लगा, फिर ये ऊपर हुआ और फिर बिल्ली ने आके भोजन किया। और जब बार बार ये इसी तरह से प्रयोग चलता रहा तो लास्ट में ये स्थिति आ गई कि बिल्ली मौसी को जब अंदर बंद किया तो बिल्ली मौसी ने कहा कि अब मैं मूर्ख नहीं बनूंगी। बिल्ली मौसी ने सीधा लीवर को दबाया, गेट खुला और बिल्ली मौसी ने बाहर आके चटाचट सारा भोजन खा लिया। यह है इनका सिद्धांत।
तो मेन चीज इसमें यही है। तो क्या है इसमें, तो क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। पहला यह है कि जब कोई उद्दीपक, यानी ये जो भोजन है, ये उद्दीपक, स्टिमुलस, जब कोई उद्दीपक किसी प्राणी के सामने रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अनुक्रिया करेगा। बिल्ली ने अनुक्रिया की, रेस्पॉन्स किया, पंजे मारे, और जब अनुक्रिया सफल हो गई, यानी इसको जो है वो भोजन मिल गया, तो उसका संबंध जो है बिल्ली का किससे हो गया, उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इसने रेस्पॉन्स किया और यह प्रक्रिया सफल रही, लीवर दबा, गेट खुला और बिल्ली ने आकर के बाहर भोजन किया, तो बिल्ली का उस भोजन से यानी उस उद्दीपक से एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। और यह जो संबंध का बन जाना ही जो है वो ही कहलाता है यहां अधिगम। और थारनडाई की ये जो विचारधारा है, इसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाद की संज्ञा दी गई। संबंधवाद का सिद्धांत मैंने आपको बताया, अलग अलग नाम बताए हैं, उसमें मैंने आपको संबंधवाद का सिद्धांत भी नाम बताए हैं। तो बिल्ली का उस भोजन के साथ में एक संबंध स्थापित हो जाता है, यही क्या कहलाता है, संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो और भी इसके नाम है, जैसे आपको उद्दीपक अनुक्रिया का मैंने नाम बताया, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई प्राणी कोई कार्य सीखता है तो उसके समक्ष एक विशेष उद्दीपक, ध्यान से सुनिएगा, जब प्राणी कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष उद्दीपक या स्थिति होती है जो उसे विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार जो एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे ही उद्दीपक अनुक्रिया से संबंध कहा जाता है। तो इसी के आधार पर प्राणी जो है वो बार बार भविष्य के अंदर उसी अनुक्रिया को दोहराएगा। जैसा कि बिल्ली ने किया कि शुरू में इसको समस्या हुई, लेकिन बाद में बिल्ली को यह समझ में आ गया कि अगर इस लीवर को दबाते हैं तो डायरेक्ट ये गेट खुलता है और बिल्ली बाहर आकर के भोजन कर सकती है। तो ये एक मेन थीम है, एक मेन बेस है इनके सिद्धांत का। तो अभी आगे पढ़ते हैं। एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स, उलझन पेटिका में बंद कर दिया गया। पेटिका में एक दरवाजा था जो कि एक लीवर के ठीक प्रकार से दबने से खुल सकता था। पेटिका के बाहर भोजन रखा गया। बिल्ली ने सभी तरह से उल्टे सीधे पंजे चलाए और उछल कूद की। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप संयोग बस एक बार उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। बाहर आकर के बिल्ली ने भोजन कर लिया। तो ये नॉर्मल सी चीज है, मैंने आपको समझा दी। यह प्रयोग बार बार दोहराया गया और उसके बाद कई बार दोहराने पर पाया गया कि धीरे धीरे बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं की संख्या कम होती गई। यानी बार बार, जैसे पहली बार उसको जो है हाथ पांव मारने की, यानी पंजे बहुत ज्यादा इधर उधर मारने पड़े, धीरे धीरे वो इधर उधर ज्यादा पंजे की जो गलत अनुक्रियाएं थी उनकी संख्या कम होती गई। बाहर निकलने में लगने वाला समय भी घटता गया और आखिर में बिल्ली ने बिना कोई त्रुटि किए पहली बार में ही लीवर को दबा दरवाजा खोल दिया। तो इतनी बात आपकी क्लियर है। विशिष्ट प्रकार के उद्दीपक के प्रति विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से जो संबंध स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। यानी बिल्ली को जो उद्दीपक नजर आ रहा है उस उद्दीपक के आधार पर जो बार बार बिल्ली अनुक्रिया करती है, रेस्पॉन्स करती है, तो उस बिल्ली की अनुक्रिया, कई बार बिल्ली भी बोल देते हैं कि बिल्ली का उद्दीपक के साथ में, वहां बिल्ली से उद्दीपक के साथ बोलने का मतलब है जो बिल्ली के द्वारा रेस्पॉन्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लीवर को दबाना, बाहर आना और भोजन करना। तो ये जो उसकी अनुक्रिया का उद्दीपक के साथ में एक संबंध स्थापित हो रहा है, इसीलिए इस सिद्धांत को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत, ये सब नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये मेन पॉइंट है इसमें। थारनडाई के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो सीखना जो है वो क्या है, संबंध स्थापित करता है। तो मैंने आपको बताया यही अधिगम है कि जो बिल्ली के द्वारा अनुक्रिया की जा रही है उस उद्दीपक के कारण, तो वो जो संबंध है
उसी को ही क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, यानी लर्निंग या अधिगम कहा जाता है। यानी बिल्ली अब सीख चुकी है, जैसे कि देसी भाषा में समझाए तो अब बिल्ली सीख गई कि किस प्रकार से उसको रेस्पॉन्स करना है, यानी वो सीख गई। बिल्ली, इनको रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए बहुत इजी वे में। बहुत प्यारे प्यारे और आसान से सिद्धांत हैं। यानी बिल्ली जो है वो अनुक्रिया करना सीख गई कि मुझे किस प्रकार से लीवर को दबाना है, किस प्रकार गेट से बाहर जाना है और किस प्रकार मुझे भोजन करना है। और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये ओवरऑल इन्होंने सबके लिए बात कही है। तो चूंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और एक ये इनकी फेमस परिभाषा है कि संबंध स्थापित करने का कार्य करेगा कौन, तो मस्तिष्क ही करेगा। भाई उसने, बिल्ली ने सब कुछ सीखा, तो कैसे सीखा, मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क ही उसका कार्य करेगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे और कोई प्राणी हो। तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान होते हैं। भाई जो थारनडाइक है, इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान बताए हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला आता है चालक या अभिप्रेरक, यानी ड्राइव और मोटिव। हमें अभिप्रेरक जो है वो अलग से भी पढ़ना है, तो यह आगे भी आएगा, आपको पूरा डिटेल में अभिप्रेरक हम अलग से पढ़ेंगे। तो दूसरा जो है वो है लक्ष्य यानी गोल। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, यानी बैरियर। बैरियर होते हैं ना, आप कभी जब हाईवे पर निकलते हैं तो कई बार पुलिस वाले वो बैरियर लगा के रखते हैं। मान लीजिए उनको कोई गाड़ी चेक करनी है या चेक करना आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, तो बैरियर लगा के रखते हैं, यानी बाधा कहते हैं उसको। तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा यानी बैरियर इन अचीविंग गोल, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। उसके बाद में आता है उल्टे सीधे प्रयत्न करना, यानी इसको कहा जाता है रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी के पास में कोई निश्चित रूपरेखा नहीं हो तैयारी की, तो फिर वो उल्टे सीधे तरीके से तैयारी करता है। उसको लगता है मैं ये भी पढ़ लूं, 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 इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है संयोग व सफलता प्राप्त होना, गेटिंग चांस सक्सेस, सही अनुक्रिया का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स, और फिर लास्ट में आता है स्थिरता यानी फिक्सेशन। तो सबसे पहला है चालक या अभिप्रेरक, यानी ड्राइव और मोटिव। तो ध्यान से समझिएगा ये सब चीजें है क्या, ये सीखने की प्रक्रिया में सोपान है, यानी एक के बाद एक चरण है। तो सबसे पहला जो है वो है चालक या अभिप्रेरक, यानी वो कौन सा मोटो है, वो कौन सा मोटिव है जिसके कारण कोई व्यक्ति क्रिया करे। जैसे मान लीजिए अगर बिल्ली भूखी नहीं हो, मैंने उस टाइम भी जब आपको मैं समझा रहा था अभी बिल्ली का, मैंने कहा था कि बिल्ली भूखी है, ये ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए बिल्ली का पेट भरा हुआ है, सपोज कीजिए बिल्ली का अगर कोई पेट भरा हुआ है, कोई क्या बिल्ली का पेट भरा हुआ है, तो वो उस बिल्ली के बाहर जो पजल बॉक्स है, ये जैसे मान लीजिए पजल बॉक्स है, ये इसका गेट है, और यहां रखा हुआ है कोई भोजन, जैसे कोई मांस का टुकड़ा है या कोई और दूसरा भोजन है मान लीजिए। अगर बिल्ली का पेट भरा हुआ है, तो क्या बिल्ली इधर उधर अपने पंजे इधर उधर मारने की कोशिश करेगी? वो नहीं करेगी। इसके बाद में आता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? ये जैसे बिल्ली है, बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली, और यहां सामने है भोजन, ये है बिल्ली। तो अब लक्ष्य क्या है कि इस बिल्ली को यह भोजन प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, वो जो गेट बना हुआ है, वो गेट क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है। उल्टे सीधे प्रयत्न करना, बिल्ली जो है हाथ पांव मार रही है, जो पंजे लगातार मार रही है, तो वो है उल्टे सीधे प्रयत्न करना। संयोग व सफलता प्राप्त होना, और अचानक उस लीवर पर बिल्ली का पांव पड़ जाना और बिल्ली का बाहर निकल के भोजन ग्रहण कर लेना। सही अनुक्रिया का चुनाव, और जब यह क्रिया बार बार की गई तो बिल्ली को लास्ट में समझ में आ गया कि मुझे इतने ज्यादा पंजे मारने की जरूरत नहीं है, मैं लीवर को दबाऊं तो गेट खुलेगा और मैं भोजन कर लूं। तो उसने कई अनुक्रियाएं, जब उसने गलत की सही की, तो उसने सही अनुक्रिया का चुनाव कर लिया। फिर आता है स्थिरता यानी फिक्सेशन, यानी अब जो अनुक्रिया है वो उद्दीपक के साथ फिक्स हो चुकी है। यानी जो बिल्ली के द्वारा जो भी ये अनुक्रिया की जा रही है, रेस्पॉन्स किया जा रहा है, उसका संबंध स्थापित हो चुका है किसके साथ? भोजन के साथ। और यही कहलाती है स्थिरता यानी फिक्सेशन। तो मुझे आशा है ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन से सोपान हैं।
अब देखिएगा, नेक्स्ट आता है थारनडाई के सीखने के नियम या इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो लॉ ऑफ लर्निंग, इनको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ, किनको? सीखने के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। तो देखिए, दो प्रकार से इनके नियमों को बांटा जा सकता है। एक तो होता है प्राथमिक या मुख्य नियम, और दूसरा होता है द्वितीयक नियम या गौण नियम। प्राथमिक नियम को प्राइमरी लॉज भी कहा जाता है और सेकेंडरी को सेकेंडरी लॉज भी कहा जाता है। और भी इसमें चीज ध्यान रखिएगा, कभी वो मुख्य नियम जैसी चीज का प्रयोग नहीं करे, वो केवल सीधे बात करेगा थारनडाई के सीखने के नियम कौन से हैं, तो ये वाले तीन ही मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। ये मुख्य नियम है कि ये तो है ही है, बाकी इसके अलावा भी फिर 5 इन्होंने गौण नियम भी बताए, सेकेंडरी बताए, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ये जो तीनों नियम है मुख्य नियम जिनको कहा गया, और इसीलिए इनको प्राइमरी नियम भी कहा गया है। और वो सीधा ही सीखने के नियम भी लिख दे तो भी इसका मतलब जो है वो कौन से हैं? प्राइमरी लॉ से लिया जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा कौन सा है? अभ्यास का नियम, और तीसरा कौन सा है? प्रभाव का नियम। तो ध्यान में रखिएगा, तत्परता जो है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडीनेस। अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। और सेकेंडरी नियम में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवर्ती का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ है सादृश्यता या आत्म सातीकरण का नियम, और इसके अलावा पांचवा कौन सा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये पांचवा कौन सा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये सारे समझाऊंगा मैं आपको। तो मुख्य नियम 3 है, इनको घोटे लगा लीजिएगा, रट लीजिएगा, बार बार इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं। मुख्य नियम जो है वो कौन से हैं, जिनको प्राथमिक नियम या प्राइमरी लॉज भी कहते हैं? सबसे पहला है तत्परता का नियम, सबसे पहला जो है वो है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रभाव। यानी तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये 3 नियम तो मुख्य नियम है। और फिर बाकी जो गौण नियम है, सेकेंडरी नियम जिनको कहा जाता है, तो वह है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, और उसके बाद है सादृश्यता या आत्म सातीकरण का नियम लॉ ऑफ एसिमिलेशन, और फिर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जिसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो हम शुरुआत करते हैं तत्परता के नियम से। तो सबसे पहला नियम है प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। तो और तत्परता का नियम भी इसी को कहते हैं। तो प्राइमरी लॉज जो है, प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, तो इसमें कौन से हैं? तो सबसे पहला ए है इसमें तत्परता का नियम। देखिए तत्परता का नियम क्या है, इसके लिए एक बड़ी फेमस लाइन भी है, वो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो कौन सा नियम है? वो तत्परता का नियम ही है। यानी कोई व्यक्ति खुद कार्य करने के लिए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति खुद कार्य करने के लिए तत्पर हो, तब वह उस कार्य को अच्छे से सीख सकता है। अगर वो खुद ही तत्पर नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं सीख सकता अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए, एक तो आपकी खुद की जबरदस्त तरीके से आप तत्पर हो, पहले मैं ये आपकी डेफिनेशन बोलता हूं, थोड़ा ये वाला पढ़ लेते हैं पहले। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं, यानी खुद तैयार व्यक्ति है या नहीं है। तो तैयारी का नियम जो, हालांकि ये टर्म जो इस्तेमाल किए वुडवर्थ ने, जो वुडवर्थ है उसने इसको तैयारी का नियम भी कहा है। अब ये लैंग्वेज थारनडाइक ने क्या इस्तेमाल की है कि थारनडाइक के अनुसार जब कोई संवहन इकाई, संवहन इकाई से मतलब हम किसी प्राणी से ले रहे हैं, यहां पे इन्होंने सेम यही टर्म इस्तेमाल की इंग्लिश में, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन यही है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है ये वाली लैंग्वेज देकर के। जब कोई संवहन इकाई तैयार हो तो उसे संवहन में संतोष मिलता है, परंतु जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार ना हो तब संवहन उसके लिए कष्टप्रद होता है। संवहन के लिए तैयार ना हो तब संवहन उसके लिए कष्टप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो और उसे संवहन ना करने दिया जाए
तब भी वह भी उसके लिए कष्टप्रद होता है। अब इसमें संवन संवन इतनी बार आया है, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आया हो। इसमें तीन कंडीशन है और तीन बातें हैं। सबसे पहला तो आप ये समझिए संवन इकाई क्या है। संवन इकाई से मतलब किसी भी प्राणी से है। जैसे हम बात कर रहे थे कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद पीने के लिए तत्पर ना हो। तो ये हो गया। संवन जो है, इससे मतलब क्या है, वो कार्य। यहां संवन से मतलब आप कार्य से है। परंतु जब कोई संवन इकाई संवहन के लिए तैयार ना हो, तब संवहन उसके लिए कष्टप्रद होता है। तो ध्यान में रखिएगा, संवहन इकाई से मतलब तो उस प्राणी से है, और अकेला संवहन जो आ रहा है उससे मतलब उस कार्य से है। अब ये तीन कंडीशन हो सकती है। पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो। आप समझिएगा इसको, कोई व्यक्ति, इसको मैं और इधर लिख देता हूं कि कोई मान लीजिए व्यक्ति है, और अगर वो स्वयं उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो, स्वयं उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो खुद, और उसे वो कार्य करने दिया जाए, तो उस व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है और फिर भी उससे जबरदस्ती वो कार्य करवाया जाए, तो उसको क्या मिलता है, वो उसको बड़ा कष्टप्रद लगता है, बड़ा दुखी लगता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो कार्य करने के लिए तत्पर है, लेकिन फिर भी उसको कार्य नहीं करने दिया जाए, तो उसको वो खीज उत्पन्न होती है, यानी एक प्रकार से चिड़चिड़ापन। तीनों कंडीशन को फिर से देखिएगा। कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी, या जो हम बात करें समान इकाई से मतलब प्राणी से, व्यक्ति से, कोई भी खुद कार्य करने के लिए तत्पर हो और उसे वो कार्य करने भी दिया जाए, तो उससे संतोष प्राप्त होती है, यानी उसकी आत्मा बड़ी खुश होती है। संतोष जिसको कहते हैं, व्यक्ति क्या होता है, संतुष्ट होता है। अगर वो कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं है और जबरदस्ती उससे कार्य किया करवाया जाए, तो उसके लिए वो कार्य कष्टप्रद होता है। और अगर वो तत्पर है और फिर भी उससे कार्य नहीं करने दिया जाए, या वो खुद नहीं कर पा रहा हो किसी चीज के कारण, तो उसमें खीज उत्पन्न होती है। ये इसमें तीन कंडीशन है। अब आता है शिक्षा के क्षेत्र में इस तत्परता के नियम का जो है वो क्या है महत्व। बालक में रुचियों को विकसित करने में यह सहायक होता है, जिज्ञासा को उत्पन्न करने में सहायक होता है, क्रियाशीलता को यानी एक्टिवनेस जो है बच्चों में उसको विकसित करता है, लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करने में सहायक होता है, यानी मैन ले दे के किसी भी विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय करना, यानी बच्चा स्वयं तत्पर हो, इस तरह से करना कि बच्चा जो है खुद तत्पर हो जाए उस कार्य को करने के लिए। मतलब एक शिक्षक की जो भूमिका है, आप भी कल को शिक्षक बनेंगे, आप अपने विद्यालय में जाएंगे, वहां आपकी भूमिका इस रूप में है कि आप विद्यालय में जो भी है बच्चे पढ़ने के लिए आए, उनको इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह से उनको तैयार करें, उनकी समस्याओं को सुन करके, कि वो खुद उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं। उसके बाद देखिए कितने बेहतरीन तरीके से वो उस कार्य को सीख सकते हैं। जिज्ञासाएं उत्पन्न करना, ये सब चीजें, क्रियाशीलता को, एक्टिवनेस को विकसित करना, ये लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करने में सहायक कर, ये किसी भी विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय करना, रुचियों को विकसित करने में सहायक, ये सब चीजें कब होगी, जब खुद आप उस बच्चे के अंदर उस भावना को विकसित करेंगे कि वो खुद उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो सकें। तो ये सबसे पहला नियम था, और ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो पहला जो नियम है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हमारा दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास से अधिगम्य पूर्णता आती है। क्या होता है इसमें कि अभ्यास से जो एक तो उद्दीपक और इसके प्रति जो अनुक्रिया की गई है, तो अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध है वो मजबूत होता है, और अभ्यास को अगर रोक दिया जाए तो फिर यह संबंध भी कमजोर पड़ जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां और हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि आप अपने शूज यानी जूते जो हैं, वो हमेशा, कोई बाहर मान लीजिए आपके कुछ बना हुआ है और आप हमेशा जूते वहीं खोलते हैं, इसके बाद में कम से कम 2-3 महीने
आप अपने जूते वहीं खोलते थे। एक बार आपने नेक्स्ट डे जो है वो सारा सिस्टम चेंज किया और जूते रखने के लिए कोई दूसरी जगह आपने रैक जो है वो बना दी। अब एक दिन आपने चलो वहां अपने जूते रख भी दिए, दूसरे दिन जब भी आप सुबह उठेंगे तो 99.99% संभावना है कि आप वापस अपने आप की आपकी बॉडी आपको लेके चली जाएगी। आप खुद वहां तक चले जाओगे जहां पहले शूज रखा करते थे। क्यों? वही चीज कि जिस चीज का आप बार बार अभ्यास करते हो, तो वो एक तरह से यंत्र की तरह व्यक्ति जो है उस चीज को ऑटोमेटिकली वो क्रिया उससे हो जाती है। आप पेन मान लीजिए, हमेशा पेन को एक कोई आपने फिक्स जगह बना रखी है, आप पेन हमेशा वहीं रखते हैं। 2-4 महीने के लिए आप उसी स्थान पे रखते रहे और बाद में फ्यूचर में आपने उसकी जगह उसके स्थान पर कोई दूसरी जगह है वहां पर अपना पेन स्टैंड रख दिया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे या ये संभावना बनती है कि आप वापस पहले वाले स्थान पर ही जाएंगे। ये कैसे गए आप? ये यही नियम है अभ्यास का नियम, कि बार बार अभ्यास करने से, किसी चीज को बार बार दोहराने से, प्रैक्टिस करने से हमारी मांसपेशियां और हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया के करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं और व्यक्ति, इंसान, प्राणी उस क्रिया की पुनरावृत्ति जो है वो एक यंत्र की तरह करने लगता है, एक मशीन की तरह। तो ये नियम है मेन, और इस नियम को दो भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। सिंपल सा है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यूज का मतलब है जब हम किसी पार्ट को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है आपके लिए। क्या है कि जब हम किसी पार्ट को बार बार दोहराते हैं तो उसे हम सीख जाते हैं, यह है उपयोग का नियम। तो अगर आप बार बार अगर उस चीज का आप रिवीजन नहीं करोगे, ये सिद्धांत सारे आप पर अप्लाई होते हैं, आप पर लागू होते हैं, कि अगर आप किसी चीज का रिवीजन नहीं करो, जैसे मान लीजिए आपने एक बार वीडियो देखा या 2 बार देखा, इसके बाद में आपने इनको देखा ही नहीं और डायरेक्ट एग्जाम दे करके आ गए, तो संभावना यही है कि एग्जाम में फिक्स से अच्छे से आपको वो चीज याद नहीं आएगी। और अनुपयोग का नियम, जब हम किसी पार्ट को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे भूलने लगते हैं। तो उपयोग के नियम का विपरीत है अनुपयोग का नियम, कि आप किसी पार्ट को दोहराना बंद कर देंगे तो आप उसे भूलने लग जाएंगे। अब आप खुद देख लीजिएगा, अगर कोई टॉपिक आपने आज से 2 महीने पहले पढ़ा था तो आप दोबारा रिमाइंड करके देखना कि क्या सारा आपको याद है क्या? नहीं होगा, वो सारा याद नहीं होगा, कुछ एक चीजें याद होगी, कई फैक्ट आप भूल भी जाएंगे। तो इसलिए उपयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी पार्ट को बार बार दोहराएंगे तो उसे सीख जाएंगे, अच्छे से याद होगा, उसकी जो स्मृतियां हैं वो उतनी ही अच्छे से मजबूत होती जाएगी। और अगर आप किसी चीज को दोहराना बंद कर देंगे तो आप उसे भूलना भी शुरू कर देंगे। तो शिक्षा में उपयोग क्या है इस अभ्यास के नियम के, लॉ ऑफ एक्सरसाइज? देखिए, एक चीज का आप ध्यान हमेशा करिएगा। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि जो मैटर आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और जो आपको नोट्स दे रहा हूं, आप इनका इतनी बार रिवीजन करो कि वो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ रखा और समझ रखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरी इस बात को फॉलो करें। अगर सिलेक्शन करवाना आप रियली में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको दोबारा रीड की शक्ल नहीं देखनी पड़े, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ही शक्ल भविष्य में देखनी पड़े, तो उसके लिए जो मैं चीजें आपको बताता हूं हर चीज को फॉलो किया करें। शिक्षा में उपयोग, ये जो नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो एक तो इससे ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं अभी, कि आप बार बार जब चीज को पढ़ेंगे, बार 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 बार, तो वो धीरे धीरे उसकी स्मृतियां जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट होती जाएगी। लेखन कला में सुधार, भाई जिसकी राइटिंग मान लो अच्छी नहीं हो, तो बार बार वो सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करे तो उसकी राइटिंग में सुधार आ जाएगा। आप बीच में मान लीजिए आपने लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी, सोच कीजिए, ये आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपने लिखने के लिए जो भी अभ्यास आप थोड़ा बहुत लिखते हैं और वो बिल्कुल आपने बंद कर दिया। इसके बाद में अचानक आपको एक दिन लिखना पड़ गया 1 पेज, तो क्या उस दिन आपकी वो राइटिंग आ पाएगी जो आपकी जब आप डेली लिखते थे उस समय थी? नहीं आ पाएगी। वापस आप बार बार उसका अभ्यास करेंगे। तो जिसको राइटिंग भी सुंदर करनी हो तो सुंदर की जा सकती है, राइटिंग को सुंदर बनाया जा सकता है। तो लेखन कला जो है उसमें सुधार होता है और जो लिखने की कला है वो भी आती है आप में। यानी राइटिंग तो, हैंड राइटिंग तो सुंदर होगी होगी,
और लिखने की भी जो एक कला होती है उसमें भी सुधार होता है। अच्छी आदतों का निर्माण, वही चीज है कि डेली रेगुलर आप किसी चीज को अभ्यास में करते हो। जैसे सुबह मान लीजिए 5 बजे आपको उठना है, और अगर आपने इसको फिक्स कर लिया कि मुझे 5 बजे उठना है, ये कुछ अच्छी आदतें हैं। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, थोड़ा डेली का घूमना, कम से कम आधा एक घंटा जो है वो स्वयं के लिए होना चाहिए कि आप कहीं किसी अच्छी जगह घूम के आओ, कम से कम डेली का 3 से 4 किलोमीटर। तो ये कुछ अच्छी हैबिट होती है, अच्छी आदतें कहते हैं। नशा नहीं करना। अब कई युवा जो हैं वो जब तक ये शराब शराब होती है, और भी कई तरह के नशे होते हैं। एक ये जो ये खाते हैं कुछ, ये जैसे तंबाकू, इस तरह की चीजें खाते हैं, तो सिगरेट पीते हैं, ये बुरी हैबिट्स होती हैं। तो ऐसी चीजों को दूर करना चाहिए, और कुछ अच्छी हैबिट है उनका पालन करें। अच्छा हेल्दी जो भोजन है वो खाएं। तो और आपको एक राज की बात बता दूं सफलता की, सफलता में बहुत बड़ा योगदान आपकी हैबिट का होता है। बहुत बड़ा योगदान होता है। जो चीजें आपको सामान्यतः आप गौर नहीं करते, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान ही उनका है। जिसकी अच्छी हैबिट है उसकी बाकी चीजें भी सब अच्छी होगी। जिसकी हैबिट ही अच्छी नहीं है, कब सोना है, कब उठना है, कब नहाना है, कोई फिक्स दिनचर्या नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो जब हैबिट ही खराब है तो पढ़ाई अच्छे से कहां से होगी। तो अच्छी आदतें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अच्छी आदतें आपको जीवन में सिलेक्शन में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आता है गलतियों में कमी, यानी जो भी कोई भी गलती वगैरह होती है, मिस्टेक वगैरह, तो उसको दूर किया जा सकता है अभ्यास से। शब्दों के सही उच्चारण में सहायक, तो बच्चा जब बोलना सीखता है, या कुछ वर्ड जो है बच्चे को बोलने नहीं आते, तो उसको बार बार उसका सही उच्चारण जो है प्रैक्टिस अगर अभ्यास करवाया जाए तो बच्चा सही तरीके से बोल सकता है, सही उच्चारण कर पाएगा उस पॉइंट का। विषय में दक्षता प्राप्त, तो जब आप किसी चीज का बार बार पढ़ेंगे उसको, तो निश्चित रूप से जो है वो आप उसमें दक्ष यानी जो है पारंगत हो जाएंगे। बुरी आदतों के निवारण में सहायक, वही जो मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिए। कठिन विषय को सरलतम रूप में सिखाया जा सकता है। तो बार बार जिस चीज का अभ्यास करें आप, जैसे बाल विकास है, तो बाल विकास को इतना भी आसान नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए जितना मैं चीजें कर सकता हूं आसान, उतना मैं करने का प्रयास करता हूं, ताकि और लेकिन उसके बाद आपकी भी ड्यूटी है कि आप एक वीडियो को कई कई बार सुने। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो सिर्फ एक बार वीडियो देखा और उनको लग गया कि उन्होंने वो वीडियो देख लिया। वो कितना आपके अंदर गया है, कितना आपको याद है, कितना आप उस वीडियो को समझे हैं। बाल विकास को इतना भी आसान नहीं है कि एक वीडियो देख कर आप सोचो कि मुझे याद हो गया। 3 3 4 4 5 5 बार वीडियो को देखिए, पूरा मन लगा के देखिए। तो कठिन विषय को सरलतर रूप में सिखाया जा सकता है, किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट तो मुझे लगता है पूरी तरह से आपके लिए ही बना है, अभ्यास के नियम का। तो इसके महत्व को समझें। और नेक्स्ट पॉइंट है मंद बुद्धि बालकों को विषय सिखाने में लाभदायक। जैसे कुछ मंद बुद्धि बालक होते हैं, तो वही है अभ्यास के द्वारा उनको वो विषय सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा जो नियम है मुख्य नियम में, वो आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? भाई नियम तो तीन, मुख्य नियम तीन पढ़े आपने। पहला कौन सा था? तत्परता का नियम। दूसरा था अभ्यास का नियम। तीसरा था प्रभाव का नियम, यानी तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तो इन तीनों नियमों के अंदर थार्नडाइक ने सबसे मुख्य रूप से किसको माना है? तो ध्यान रखिएगा, प्रभाव के नियम को थार्नडाइक सबसे महत्वपूर्ण नियम मानता है। क्यों? तो क्या होता है प्रभाव का नियम? तो क्या होता है इसमें प्रभाव के नियम में कि अगर आपने कोई भी अनुक्रिया की, कोई भी कार्य किया, और आपको उसका परिणाम अगर संतोषजनक प्राप्त होता है, तो व्यक्ति जो है उस क्रिया को बार बार करेगा, बार बार दोहराएगा। और अगर वो करने के बाद में संतोष प्राप्त उसको नहीं होता, वो अनुक्रियाएं करने से उसको असंतोष की प्राप्ति होती है, तो उन अनुक्रियाओं को प्राणी दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो थार्नडाइक ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है कि कोई कार्य के करने के बाद में उसका परिणाम क्या रहता है, कि आपने जो कार्य किया, आपने जो अनुक्रिया की किसी उद्दीपक के प्रति, तो फिर आपका वो क्रिया करने के बाद में उसका परिणाम क्या रहा। परिणाम
अगर संतोषजनक है तो व्यक्ति उन अनुक्रियाओं को बार बार दोहराता है। तो इस नियम को परिणाम का नियम भी कहते हैं और इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इस नियम के अनुसार जिन अनुक्रियाओं को करने से प्राणी को संतोष प्राप्त होता है उन अनुक्रियाओं को वह बार बार दोहराता है। जिन अनुक्रियाओं को करने से असंतोष की प्राप्ति होती है उन अनुक्रियाओं को प्राणी दोबारा नहीं दोहराना चाहता। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नियम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये पॉइंट आप वेरी वेरी मोस्ट में रख रहा हूं। हालांकि सामान्यतः वो ऐसे पूछता नहीं है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, लेकिन बाई चांस अगर कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा प्रभाव का नियम जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई अनुक्रिया की और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसको पुरस्कार मिला, तो वो व्यक्ति उस क्रिया को बार बार दोहराना चाहेगा। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया की और उसके परिणाम स्वरूप जो है उस अनुक्रिया के बाद में उसको क्या प्राप्त होता है, दंड प्राप्त होता है, पनिशमेंट उसको मिलता है, तो अब वो व्यक्ति जो है उस कार्य को दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो अधिगम के अंदर पुरस्कार और दंड का क्या महत्व है वो ये नियम जो है आपको बताता है। कौन सा? प्रभाव का नियम। जैसे कई बार मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि अधिगम यानी सीखने में पुरस्कार और दंड का विशेष महत्व है, निम्नलिखित में से थारंडाई के अनुसार यह कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम है? कौन सा? प्रभाव का नियम। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा में उपयोग। किसी भी विषय के संबंध में उचित अनुचित के निर्णय लेने की क्षमता और विकास में सहायक होता है। बालक के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है। सीखने की गति में तीव्रता में सहायक होता है। बालक को सही मार्ग का चयन करना सिखाया जा सकता है। तर्क चिंतन जैसी संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में सहायक होता है। तो ये प्रभाव का नियम का शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में एप्लीकेशन इन एजुकेशन में क्या है? तो यही है, बालक के मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, सीखने की गति की तीव्रता में सहायक हो सकता है, सही मार्ग का चयन करना सिखाया जा सकता है, तर्क चिंतन जैसी संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में सहायक है, किसी भी विषय के संबंध में उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता व विकास में सहायक। तो ये इसके प्रभाव के नियम के जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। सिंपल से इजी से पॉइंट है। अब आते हैं गौण नियम यानी सेकेंडरी लॉज। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये पांचों के नाम याद होना चाहिए। अब तक जो उसने पूछने का प्रयास किया एग्जामिनर ने, अलग अलग परीक्षाओं में भी मैंने देखा है, सबसे ज्यादा वो गौण नियमों के नाम पूछता है, क्योंकि इजी इजी सा इनका अर्थ है, कोई मुश्किल अर्थ नहीं है, लेकिन कम से कम नाम तो आपको याद हो। तो सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। मल्टीपल रेस्पॉन्स। बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? सीखने की परिस्थिति में अधिगमकर्ता अनेक अनुक्रियाएं करता है, लेकिन उनमें से वे अनुक्रियाएं ही सीखता है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो और बाकी को वह भूल जाता है। तो ये शिक्षा के तो ये जो है ये बहु अनुक्रिया का नियम है, यानी मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बिल्ली वाला उदाहरण दिया था, बिल्ली को भूख लगी, उसने बार बार पंजे इधर उधर मारे, यानी उसने अनुक्रियाएं खूब की, मल्टीपल रेस्पॉन्स। वो जिस तरह से हाथ पांव जो है अपने पंजे मार सकती थी उसने प्रयास किया, लेकिन बाद में उसने जब देखा कि केवल लीवर पर पांव रखने से ही वो गेट खुलेगा, जो वो द्वार है उसका, तो उसके बाद में उसने इधर उधर जो है हाथ पांव मारना बंद कर दिया। तो उसे देखिएगा, सीखने की परिस्थिति में अधिगमकर्ता अनेक अनुक्रियाएं करता है, लेकिन उनमें से वे अनुक्रियाएं ही सीखता है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, बाकी को वह भूल जाता है। तो ये सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा नियम इसमें आता है आंशिक क्रिया ऑब्लिक तत्व प्रबलता का नियम। तो अब आंशिक क्रिया वाला नियम क्या है? देखिए, आप ही जब ये पढ़ रहे हैं, अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आपके आसपास हो सकता है कोई शोर शराबा भी हो, कोई विद्यालय हो जिसकी घंटी बार बार बजती हो, आपके आसपास मान लीजिए कोई और स्थान है जहां से बार बार तेज आवाज आती हो, आपके पास हो सकता है कोई मकान का निर्माण कार्य चल रहा हो तो वहां मशीनों की आवाज आ रही हो, और एक तरफ जो मैं वीडियो आप सुन रहे हैं मेरा, उसकी भी आवाज आ रही है।
तो वहां अब आप क्या करेंगे, आपके सामने कई चीजें आएगी कि आपका ध्यान बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जो एक तरफ ध्यान लगाएंगे, किसकी तरफ, मेरी आवाज की तरफ ध्यान लगाएंगे कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, और वो आपके काम की चीज है और वो आपको सुनना है, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। तो यही चीज है, अधिगमकर्ता को सीखने की परिस्थिति में सुसंगत और असंगत दोनों तरह के तत्व होते हैं। सुसंगत और असंगत दोनों तत्व जो होते हैं, दोनों तरह के, जिनकी सार्थकता या प्रबलता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए अधिगमकर्ता सार्थकता के हिसाब से सुसंगत तत्वों को अलग करता जाता है और उन्हें आंशिक क्रियाएं भी कहा जाता है, उन्हें आंशिक क्रियाएं कहा जाता है। तो सीधा सा नियम है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, आवाज जैसे कई आवाज आ रही है, मेरी साउंड आ रही है, कोई मशीन का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां मशीन की, जैसे कौन सी मशीन है, कोई ये होती है ड्रिल मशीन, उसकी आवाज हो, कहीं किसी और चीज की आवाज आ रही हो, कहीं कुछ और आवाज हो, कहीं व्हीकल निकल रहे हैं लगातार, आपका घर मान लीजिए सड़क के किनारे है, लगातार व्हीकल के हॉर्न की आवाज आ रही है, तो आपके सामने कई आएगी, कभी कोई सी आवाज तेज होगी, कभी कोई सी आवाज प्रबल होगी, लेकिन लास्ट में आप जो सुसंगत तत्व, यानी जो आपके लिए उपयोगी है, उसको आप अलग करते जाएंगे। इसी चीज को यह मानसिक क्रियाएं कहते हैं। फिर आप सिर्फ मेरी आवाज पे अपना ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेट करोगे। तो ये दूसरा नियम भी ध्यान में रखिएगा, आंशिक क्रिया या तत्व प्रबलता का नियम। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनोवर्ती का नियम, जो तीसरा गौण नियम है। इसको मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड या मेंटल सेट भी इसको कहा जाता है। अब ये अभिवर्ती या मनोवर्ती एटीट्यूड क्या होता है, ये वैसे भी आगे आएगा, मैं आपको बता चुका हूं। एटीट्यूड क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति किसी व्यक्ति का जो नजरिया है, उसको देखने का नजरिया, उसका जो उसके प्रति दृष्टिकोण है, वही क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है, यानी मनोवर्ती कहलाता है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो है, वो अधिगमकर्ता की मानसिक वर्ती या ओब्लिक उसकी अभिवर्ती पर निर्भर करती है। कैसे? अगर किसी कार्य को करने के लिए अधिगमकर्ता की मानसिक वर्ती सही नहीं है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, तो वह उस कार्य को करने के लिए कभी भी तत्परता नहीं दिखाएगा। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने मेरा यहाँ साइकोलॉजी का कोर्स लिया, बाल विकास का कोर्स लिया, और उसकी मेरे अंदर कोई निष्ठा नहीं है, उसके लिए कोई मन में सम्मान या कुछ भी नहीं हो। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं इस तरीके से। लेकिन फिर भी उसने कोर्स लिया क्योंकि वो जानता है कि मैटर बहुत अच्छा मिलेगा, वीडियो अच्छे से चीजें समझ में आएगी, लेकिन मेरे अंदर कहीं भी उसकी कोई भी निष्ठा नहीं है, तो क्या आपको लगता है क्या वो व्यक्ति कभी सीख पाएगा? वो सीख नहीं सकेगा। वो उतना वो चीज नहीं सीख सकता जो वास्तव में उसको सीखनी चाहिए। उस स्तर तक वो नहीं सीख पाएगा। तो जब आपका नजरिया ही किसी के प्रति मान लीजिए नेगेटिव, नकारात्मक नजरिया है, तो क्या उस चीज से हम सीख पाएंगे? पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ नहीं सीख सकते। तो ये एटीट्यूड का बहुत जबरदस्त फर्क होता है। हमारे जीवन में हम कितने सफल होते हैं, कितना हम किसी से कुछ सीखते हैं, वो सीखना किस पर डिपेंड करता है? इस अभिवर्ती पर डिपेंड, यानी ये एटीट्यूड क्या है, तो डिपेंड करता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस सामने वाले विषय के प्रति। नेक्स्ट आता है सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का नियम। तो लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इसे हस्तांतरण का सामान्य तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, एक सीधी सी चीज है कि आपने पहले कोई कार्य किया हो और उसी से मिलता जुलता कार्य आपको दोबारा दिख जाए, तो क्या बिल्कुल आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? वो काम आप पहले करेंगे। तो यही चीज है, यानी जो काम ऑलरेडी, मान लीजिए कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, कोई भी घटना कभी आपने पहले की हो, पहले वो चीज हुई हो, और उससे मिलती जुलती चीज अगर दोबारा आए, तो आप पहले उस कार्य को करेंगे। यह कहलाता है सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार अधिगमकर्ता किसी नई परिस्थिति में वह चीजें जल्दी सीखता है जो उसके पूर्व में सीखी गई चीजों के सादृश्य हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप कितने भी उदाहरण इसके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गांव में रहते हैं और आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, आप खाना अच्छा बना लेते हैं, मैं भी खाना अच्छा बना लेता हूं। अब आपको खाना बनाना आता है,
आप शहर गए किसी काम के सिलसिले में, काम ढूंढने के लिए कि भाई मुझे कोई रोजगार शुरू करना है और कोई काम मुझे ढूंढना है। अब वहां आपके सामने अलग अलग कार्य आपको कई दिखाई नजर दिए। किसी ने कहा कि साहब एक जगह स्थान है, बड़ा सा कोई जो है बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल, वहां पर हमें एक गार्ड की आवश्यकता है। कोई कहेगा चौकीदार की आवश्यकता है। कहीं कोई कहेगा कि हमें कहीं जो है वो एक मैनेजर की आवश्यकता है। कोई ईंट भट्टों का काम चल रहा है, या कोई मान लीजिए जो है कोई फैक्ट्री है, वहां काम चल रहा हो कि वहां आपको काम करना पड़ेगा। और वहां आपको एक रेस्टोरेंट मिला, एक बड़ा ही शानदार, जहां आपको खाना बनाने का काम मिल जाएगा। सैलरी आपकी सब जगह की बराबर सी है। आप कौन सा काम चूज करेंगे? तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आप खाना बनाने वाली जो जगह है वहां पर जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले वो काम किया हुआ है, तो नई परिस्थिति में ढालने में आपको समय नहीं लगेगा। आप यहाँ जैसे गार्ड बनते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और कहीं मैनेजर बनते हैं, आपको हर चीज को सीखने में और उसमें समय लगेगा। खाना बनाने वाले के अंदर आपको कुछ एक चीजें सीखनी तो नहीं पड़ेगी। जैसे वो जो भी रेस्टोरेंट है उसमें अलग अलग मान लीजिए डिश होती है, आपको नॉर्मल खाना बनाना आता है, लेकिन वहां अलग अलग डिश वगैरह बनती है, तो वो आप बहुत इजीली सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके वो पूर्व में किए गए कार्य के सादृश्य है, यानी पूर्व में किए गए कार्य के समानता रखती है। तो इसी को ही अलग अलग नाम है, आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। तो ये आप चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये पावलोव वाले के सिद्धांत के समान है। ये वाला क्या है इसमें? तो क्या है इसमें? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता अधिगमकर्ता में हो, कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता अधिगमकर्ता में हो, वह एक बिल्कुल नए उद्दीपन के साथ भी हो सकती है। कोई भी नया उद्दीपन है, कोई पुराना उद्दीपन था, कोई नए उद्दीपन के साथ भी जो है वो अधिगमकर्ता अनुक्रिया करने की वो क्षमता अधिगमकर्ता में हो, वह एक बिल्कुल नए उद्दीपन के साथ भी हो सकती है, यदि उस क्रिया को नए उद्दीपन और पुराने उद्दीपन के साहचर्य के साथ दोहराया जाए। तो ये पावलोव थ्योरी के अंदर आपने देखा था, जैसे भोजन और घंटी वाला। और फिर जो वो कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो केवल घंटी की आवाज सुन के भी जो है वो उसमें लार का स्रावण हो जाता है। तो नया उद्दीपक, पुराना उद्दीपक, ये वही चीजें हैं, अगर साथ साथ साहचर्य के साथ दोहराई जाए तो उसके साथ भी वो बिल्कुल नए उद्दीपन के साथ भी अनुक्रिया कर सकते हैं। तो चूंकि ये नियम पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा जैसे पावलोव थ्योरी हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, सीटेट परीक्षा में पूछा गया था कि पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन के समान थार्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? तो गौण नियम है। गौण नियम में कौन सा? पांचवा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो नए उद्दीपक के साथ भी वो क्रिया कर सकता है, बशर्ते पुराने उद्दीपक और नए उद्दीपन के साहचर्य के साथ वो दोहराई जाए। तो ये आपका थार्नडाइक का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और जितने भी थार्नडाइक के मेन मेन कंसेप्ट हैं वो तीनों हमने समझे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मुख्य नियम जो है वो थार्नडाइक के तीन हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और फिर बाकी जो पांच गौण नियम है: बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता या आत्मसातीकरण या आत्मीकरण भी लिखते हैं का नियम, और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। पहला जो था तत्परता का नियम, क्या था कि कोई व्यक्ति जब तक स्वयं तत्पर नहीं होता तब तक उसको कार्य बेहतरीन तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। यानी घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो वो होता है तत्परता का नियम। फिर हमने अभ्यास का नियम देखा, फिर हमने प्रभाव का नियम देखा, और बाकी फिर ये वाले हमने पांचों सिद्धांत देखे। तो आपसे इसी प्रकार से तीन चार तरह के इसमें पॉइंट बनते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं क्या क्या आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एक तो थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली वाला प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। थार्नडाइक ने जो पीएचडी करते हुए जो थीसिस लिखी उसका नाम आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा जो थार्नडाइक ने जिन वर्ड का प्रयोग किया, संवहन इकाई, तो वो संवहन इकाई का नाम इस तरह से देख के आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा सिद्धांत है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में ये जो तीनों नियम हमने पढ़े, तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षा में एप्लीकेशन इन एजुकेशन,
शिक्षा में इनका क्या क्या उपयोग है। फिर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, प्रभाव का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, जिसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन एंड डिससेटिस्फिकेशन। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका थार्नडाइक का आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है थार्नडाइक का, और आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत करें। बहुत सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।